इंद्र सिंह। राजस्थान में पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए शुरू की गई होम वोटिंग सुविधा आज से शुरू हो चुकी है। प्रदेश के बताया जा रहा है कि 62,927 मतदाता होम वोटिंग कर सकेंगे। 2 चरणों में चलने वाली इस प्रक्रिया को 7 दिन में पूरा किया जाएगा और इस प्रक्रिया के तहत पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर से बैलेट पेपर के जरिए वोट डलवा रहे हैं। हालांकि वही वोटर्स मतदान कर पा रहे हैं जिन्होंने 20 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में चुनाव आयोग को फॉर्म 12D भरकर दे दिया था। हमारे संवाददाता ने वोटर और चुनाव आयोग की टीम से खास बातचीत की, सुनिए। जो वोट डालने जाते थे, लेकिन गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है, इसके जरिए घर घर बीएलओ को पहुंचाया कि टीम बनाया, पहले लिस्ट बनवाई कि कितने दिव्यांग है 40% ज्यादा और 80 साल से ऊपर जो बीमार है, जो चल नहीं सकते, आ नहीं सकते वोट डालने के लिए, उनके लिए टीम बनाई है। लिस्ट मांगी हमसे बीएलओ से, हमने लिस्ट दी, उसके बाद पार्टी आई है। 14 तारीख शुरू हो गई, 14, 15, 16, 17, 18 तक रहेगी। सर वो 80 साल से ऊपर हो गए और जो विकलांग है उनके घर घर जाके हमने सर्वे किया, उनके लिस्ट लिए, उनके फार्म भरवाए और जिसने फार्म भरा उनके मतदान आज करवा रहे हैं। 14 तारीख से शुरू हो गया जी। वो घर पे आके ही लोगों की वोटिंग करवा रहे हैं हम। बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा बेटा, तुम्हारी मेहरबानी जो घर बैठे ले लिया, हमसे खड़ा होया नहीं जाता। नहीं चला जाए, खड़ा नहीं रह जाए, 10 मिनट ही नहीं खड़ा रह जाए मेरे सही समझ में, और यहाँ बैठे बैठे भी मेरा हाथ पैर दूसरा देख लो। बदलाव बेटा, मेरे साथ किसी पोलिंग बूथ पर जा नहीं जाएगा, मेरे पैरों में बहुत तकलीफ है, मेरे तो खड़ा नहीं हो जाएगा तो मैं वोट देने नहीं आऊंगी। फिर मैंने हमारे स्थानीय पार्षद से बोला, मैंने यार ऐसी मम्मी की प्रॉब्लम है, फिर उसने आगे बात करी, फिर उन्होंने ये सुविधा मुहैया कराई। अच्छा लग रहा है कि घर के अंदर सुविधा से देने जा रहे हैं वोट के अंदर। आपने फॉर्म वगैरह भरा था 12D फॉर्म? इन्होंने भरा था, मैंने नहीं भरा। जी। होम वोटिंग का इस्तेमाल पूरे राजस्थान में किया जा रहा है। करीब 62,000 मतदाता इस खास नवाचार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो बुजुर्ग जो 80 साल से ज्यादा की उम्र के हैं और वो दिव्यांग जो 40% से ज्यादा हैंडीकैप हैं, वो अपने घर से ही वोटिंग कर रहे हैं। और एक तरह से राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान का पहला चरण बैलेट के जरिए होम वोटिंग से शुरू हो गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर एक मतदान जो है केंद्र बना दिया गया है, घर के परिवार के सदस्यों को बाहर निकाल दिया गया है। करीब 84 वर्षीय जो सलमा बेगम है वो यहाँ पर वोटिंग कर रही हैं और पूरी जो टीम है उन्होंने इनको जो है लिफाफे के अंदर मतदान करवाया है। गुप्त मतदान ये होता है, ये मतदान को करने के बाद में अपने बैलेट पेपर के ऊपर अपने उम्मीदवार को चयनित करने के बाद में मत पेटी के अंदर अपने वोट को डालेंगे और ये मत पेटी बाकायदा यहाँ पर तैयार रखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान में शुरुआत हुई है। जयपुर में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में करीब 370 ऐसे मतदाता हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में 8 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 7,000 ऐसे मतदाता हैं जो कि जयपुर की शहरी विधानसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग के इस नवाचार का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सलमा बेगम मौजूद हैं और ये बाकायदा अपने मताधिकार का इस मतपेटी के जरिए इस्तेमाल कर रही हैं और इस मतपेटी में इन्होंने अपना वोट डाल दिया है। तो मैं कैमरामैन नवीन से कहना चाहूंगा कि वो अंदर आ जाएं और हम इनसे बातचीत करें मतदाता से कि किस तरह का जो यहाँ पर नजारा है। ये देखिए कि इसमें वोट सिक्योर हो गया है मतपेटी के अंदर। ये पूरी टीम है बाकायदा जो वोटिंग करा रही है और ये सलमा बेगम है जो आज एक तरह से अपने घर के अंदर ही मतदान करने के बाद में काफी खुश नजर आ रही है। कैसा लगा वोट करके? ठीक लग रहा है भाई। अच्छा लगा? लाइन में नहीं लगना पड़ा, भीड़ में नहीं जाना पड़ा? हाँ। चल भी नहीं पा रहे थे आप? काफी दिन से सुना है। पहले देता है, हाँ। यहाँ से ही पकड़ के ले जावे कोई मुझे। अच्छा। जब जाती हूँ मैं। जब जाती थी तो पिछली बार भी लोग ही उठा के लेके गए थे आप? नहीं, पिछली बार तो ज्यादा नहीं था ऐसा, इतनी बीमार नहीं थी। अब ठीक लगा? हाँ, ठीक लगा भाई। तो क्या कहेंगे निर्वाचन आयोग को जिसने ये शुरुआत की कि भाई आपका शुक्रिया है भैया आपका। जो लोग वोट नहीं दे पा रहे थे वो अब दे पाएंगे। जिन लोगों को पूछ ही नहीं रहा था कि भाई हर आदमी की हिस्सेदारी होगी कि भाई आपका भी देश है। हाँ। तो आपका भी वोट है, अपना भी देश ही है तो अपना भी वोट है, वोट अपना भी है। तो आपने दिया आज जिम्मेदारी से, मजा आया। टीम का कैसा लगा बर्ताव? ठीक लगा भाई। अच्छे लगे? बच्चों की तरह बातचीत की आपसे? नहीं, अच्छे लगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सलमा बेगम है, ये इनका निर्वाचन आयोग का कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड इलेक्शन कमीशन का, और यहाँ पर मतदान कर चुकी ये टीम है। और ये काफी तरह से डेडिकेटेड टीम है, मतलब एक तरह का फैमिली एटमॉस्फेयर यहाँ पर बना करके रखते हैं। माता जी कह करके संबोधित करते हैं, पहले हाथ रखवाते हैं सर पे, फिर उनको समझाते हैं तसल्ली से, फिर एक छोटा सा जो है
पोलिंग बूथ इनके घर में ही बनाते हैं। सर कैसा लगा आपको नवाचार? अच्छा लगा, मेहनत बढ़ गई आपकी? कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़िया। लेकिन सबकी हिस्सेदारी हो गई, आंखों में चमक है बुजुर्गों के कि भाई हमारा भी एक तरह से वोट है। अब इस बहाने आशीर्वाद भी मिल रहा है हम लोगों को, घर घर जाकर के एक्सपीरियंस भी मिल रहा है इनका। तो पहले ये करीब इतने लोग शामिल ही नहीं हो पाते थे वोटिंग में। नहीं फिर हुआ है पहले वो बस ले जाते थे, इनको मैं को गोदी में लेकर जाता था, कोई व्हीकल लेकर आते थे। जब ले जो नहीं पहुंच पाता तो उस तक चुनाव आयोग या मतदान केंद्र नहीं जाता था, वो नहीं जा पाता। इस बार मतदान केंद्र खुद आ गया। इलेक्ट से लिया आपने कैसे? और अलवर के तिजारा से भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भिवाड़ी के सूरज सिनेमा के पास लोगों को संबोधित करते उन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जैसा है। दूसरे वाले ने कितने % वोटिंग करते हैं आपको भी पता है। आपको भी ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कर सनातन धर्म के प्रत्याशियों को जिताना चाहिए, जिससे भविष्य में उनको सबक मिल सके। भारत पाकिस्तान का मैच है इस बार। भाई है कि नहीं मैच भारत पाकिस्तान का? ऊपर वाले भारत पाकिस्तान का मैच है। यहाँ जीत की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की भी लड़ाई है। उधर वोटिंग परसेंटेज कितना होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि वो कबीले एक हो गए ना सारे, उनके जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को परसेंटेज से परास्त करेंगे तो आने वाले भविष्य में फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे कि एक होकर हमारे सनातन धर्म को हराने की साजिश करेंगे। भारत माता की। बारां जिले की किशनगंज शाहबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सहरिया को जनसंपर्क के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने बीच रास्ते पर ही बिजली का खंभा डालकर निर्मला के काफिले का रास्ता रोक दिया। बाद में ग्रामीणों द्वारा विरोध के चलते प्रत्याशी को बैरंग ही लौटना पड़ा। यह पूरा मामला देवरी कस्बे के पास गोवर्धनपुरा गांव का है और जहां मौजूदा विधायक और कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला सहरिया अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क के लिए पहुंची थी। ग्रामीणों ने रास्ते पर बिजली का खंभा डाल दिया, काफिले का रास्ता रोका गया और इस दौरान गांव के कुछ लोग छतों से भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। कार्यकर्ताओं के साथ गोवर्धनपुरा गांव पहुंची कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सहरिया को बेरंग लौटना पड़ा। और चुनाव के नजदीक आने के साथ ही प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क भी तेज कर दिया है। टोंक जिले की मालपुरा में निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल गुर्जर ने रामा श्यामा के मौके पर मालपुरा शहर के पुरानी तहसील तेजाजी मंदिर इलाके समेत आसपास जनसंपर्क किया। लोगों के बीच पहुंचकर इस बार मौका देने के लिए समर्थन जुटाया जा रहा है। गोपाल गुर्जर अपने चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन के जरिए बीजेपी कांग्रेस की सिलाई करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहला काम होगा, यहाँ मेरे युवा है उनकी बेरोजगारी दूर करने का काम करूंगा, यहाँ रोजगार के संसाधन पैदा करूंगा जिससे मेरे यहाँ के युवा बेरोजगार नहीं रहे। शिक्षा के क्षेत्र में महिला महाविद्यालय का विकास, महाविद्यालय खोलने का काम करूंगा। इस क्षेत्र में बिसलपुर की जो सिंचाई की नहर है उसको लाने का भरपूर प्रयास करूंगा। मालपुरा में पानी की किल्लत है, घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता, मेरे नौजवान गरीब आदमी के घर तक पानी नहीं पहुंचता, ये इसलिए वो पानी पहुंचाने का काम आपका गोपाल करेगा। राजस्थान के रण में प्रत्याशियों के नाम साफ हो चुके हैं और उम्मीदवार अपना अपना नामांकन भी भर चुके हैं। साथ ही अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया गया। अब ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारने का प्लान कर चुकी हैं और दिग्गजों को धुआंधार प्रचार के लिए कमान भी सौंप दी जा चुकी है। जीत के लिए पार्टियों का क्या प्लान है वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी की 15 नवंबर को बायतू में रैली होगी। 16 नवंबर को अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। 16 को ही राहुल गांधी तारानगर, नोहर, सादुल शहर में सभा करेंगे। 17 को प्रियंका सागवाड़ा चित्तौड़गढ़ में रैली करती हुई नजर आएंगी। 18 को खड़गे, वैर और तिजारा में जनसभा करते हुए नजर आएंगी।
तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से चुनावी जनसभा करते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के दिग्गज जो नेता है वो नजर आएंगे। 18 तारीख को खड़गे, वैर और तिजारा में जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे, वोट की अपील करेंगे। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में सियासी संग्राम जो है अब तेज हो चुका है क्योंकि समय बेहद कम बचा है। कोटा में सीएम गहलोत की जनसभा, कांग्रेस की गारंटी यात्रा सभा का आयोजन किया गया। प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम ने हुंकार भरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोटा में सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की गारंटी सभा योजना के दौरान जो आयोजन किया गया था उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, लोगों को भी संबोधित किया और कांग्रेस की क्या गारंटियां हैं वो एक बार फिर से दोहराया। हम चाहते हैं इशू बेस्ड लड़ाई हो, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है विपक्ष से। वो दुश्मनी से बात करने लग गए, वो भड़काने लग गए लोगों को धर्म के नाम पर। वो उचित नहीं कहा जा सकता, किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होना चाहिए। हमारी जनता कोई कम समझदार नहीं है, वो भी वहां पर हमें रिपीट करेगी, हमें लगता है। सर, घोषणा पत्र में देरी क्यों हो रही है? कोई देरी नहीं हो रही है, टाइम पे आ जाएगा। अभी किसी पार्टी का नहीं आया है, तैयारी हो रही है, शानदार घोषणा पत्र आएगा। ठीक, आप लोगों ने माने तो राजस्थान का सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। प्रत्याशियों के समर्थन में दिग्गज उतर चुके हैं धरातल पर और ये आपको सीधी तस्वीरें हम कोटा से दिखा रहे हैं। गारंटी यात्रा का आगाज वहां पर किया गया है जहां पर सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए हैं और इस दौरान हम देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन गारंटी यात्रा में शिरकत की है। उन्होंने कांग्रेस की 7 गारंटियों को जन जन तक पहुंचाने का कांग्रेस का प्लान है और इसी को देखते हुए कोटा पहुंचे हुए हैं सीएम अशोक गहलोत और रोड शो के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो अगर इस चुनावी रण को जीतती है तो आगे 7 गारंटियों को सबसे पहले किस तरीके से लागू किया जाएगा। तो प्रत्याशियों के समर्थन में वहां पर चुनावी जनसभा की सीएम अशोक गहलोत ने और अब रोड शो के जरिए कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश यहां पर विपक्षी दलों पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और रैली निकाली जा रही है। राजस्थान की सड़कों पर कांग्रेस की गारंटी यात्रा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। 7 गारंटियों को कांग्रेस लोगों तक किस तरीके से पहुंचाएगी अब ये देखने वाली बात है। कैमरे पे ध्यान दो, कैमरे पे ध्यान दो। और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी की रोड शो की तैयारी में जुट चुकी है। राहुल गांधी 19 की शाम 6 बजे के आसपास गोविंद देव जी मंदिर से रोड शो की शुरुआत करेंगे और 532 सर्किल तक रोड शो निकालेंगे। सीएम गहलोत, सचिन पायलट, सुखजिंदर रंधावा समेत कई दिग्गज राहुल के रोड शो का हिस्सा होंगे। रात 8 बजे के आसपास राहुल युवाओं से संवाद भी करेंगे। देश में नफरत के वातावरण को हटाने के लिए राहुल गांधी जी का मुहिम है कि वो प्यार मोहब्बत फैलाना चाहते हैं। हम उनका स्वागत पलक पावड़े बिछा के करें। राहुल गांधी जी का जयपुर रोड शो होगा, वो एक ऐतिहासिक रोड शो होगा। गोविंद देव जी के मंदिर से राहुल गांधी जी जिलेब चौक से यात्रा शुरू करेंगे। पहले गोविंद देव जी के मंदिर पे सारे प्रत्याशी उनके संग प्रभु का आशीर्वाद लेंगे। जयपुर का राजा देव है, जिलेब चौक के अंदर मीटिंग होगी, उसमें कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। और रुक करेंगे अब दौसा का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 नवंबर को राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान वह दौसा जिले में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा महुआ विधानसभा क्षेत्र के सांथा गांव में सभा को संबोधित किया जाएगा। साथ ही सिकराय विधानसभा क्षेत्र के कड़ी की कोठी पर जेपी नड्डा आम सभा करेंगे। दौसा जिले में होने जा रही इन दोनों सभाओं को लेकर भाजपा के पदाधिकारी तैयारी में जुट चुके हैं और सभा स्थल का जायजा भी लिया जा रहा है। जेपी नड्डा के साथ साथ राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहेंगे। आम चुनाव चल रहे हैं और चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र के नेताओं के प्रवास
कार्यक्रम तय करते हैं, आम सभाएं तय करती हैं। जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो दौसा जिले में 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। एक सभा महुआ के अंदर और दूसरी सभा सिकराय के अंदर संबोधित करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री प्रचार के लिए आ रहे हैं, जिस राज्य में उनकी सरकार है उसकी परफॉर्मेंस पर भी जरा बात कर लें। अगर सरकार गलत है तो उसकी आलोचना करें, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। हम उनको चैलेंज देते हैं, आप जिस राज्य में जा रहे हो उस राज्य सरकार जो है पूरी परफॉर्मेंस क्या रही 5 साल तक, जो उन्होंने फैसले किए हैं उस पे बोलो, आप आलोचना करो अगर आपको कमी लगती हो तो। हमने जो विकास किए हैं उस पे अगर आप कुछ कहना तो कहिएगा। हम तो विकास के आधार पर चुनाव वोट मांग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती 18 नवंबर को राजस्थान के दौरे पर रहने वाली हैं और इस दौरान दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। बांदीकुई से बहुजन समाज पार्टी ने भवानी सिंह माल को प्रत्याशी बनाया है। बसपा प्रत्याशियों का कहना है कि मायावती की सभा की तैयारी उच्च स्तर पर की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज सचिन पायलट को सीएम देखना चाहता था। अब ऐसे में राजनीतिक पार्टी न्यू की विचारधारा के नेता भी शांत रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को उपयोग किया है और उन्हें सीएम नहीं बनाना, जिससे गुर्जर समाज में आक्रोश है और इसी नाराजगी का असर 2023 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। राम मंदिर के सामने इस जगह पे मीटिंग होगी और ये 18 तारीख को होगी और भव्य एवं विशाल, बहुत जितना शायद आज तक हुआ नहीं, मेरा ऐसा अनुमान है उस तरह की ये विशाल एक जनसभा होगी जो बहन जी संबोधित करेगी। 1 बजे का टाइम दिया है कि 1 बजे वो बांदीकुई में पहुंचेंगी और उसके हिसाब से हम तैयारियों में जुट गए हैं और तैयारियां भी चालू है। कोटा जिले की 6 विधानसभाओं में से सबसे हॉट सीट कोटा उत्तर सीट है, जहां इस बार मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। कोटा उत्तर विधानसभा से कद्दावर नेता और यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल और बीजेपी के प्रहलाद गुंजल के बीच चुनावी टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों नेताओं का अपना जनाधार है। अब ऐसे में कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर, ये देखने वाली बात होगी। 100% रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार ने जो योजनाएं दी हैं वो देश में किसी भी राज्य में जो है ये उपलब्ध नहीं करवाई गई। 25 तारीख को कोटा ही नहीं, राजस्थान की जनता आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। जब तक नतीजे नहीं आते हैं तब तक नेताओं के बीच इस तरीके की बयानबाजी होना लाजमी है, लेकिन कोटा उत्तर सीट से कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों के बीच आरोप प्रत्यारोप को हल्के में नहीं लिया जा सकता और उसकी वजह है दोनों नेताओं का अपना जनाधार होना। 2018 की तरह एक बार फिर दोनों नेता एक दूसरे के सामने होंगे। एक तरफ शांति धारीवाल सरकार की योजनाओं के साथ जनता के बीच जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखेंगे। यानी कहा जा सकता है कि कोटा उत्तर सीट पर 2 दिग्गजों के बीच बिग फाइट होने वाली है। 2018 के चुनाव में जहां शांति धारीवाल प्रहलाद गुंजल को पटखनी देने में कामयाब हो गए थे, वहीं इससे पहले 2013 के चुनाव में प्रहलाद गुंजल ने जीत का स्वाद चखा था। अब एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। शांति धारीवाल को भरोसा है कि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जबकि बीजेपी को भरोसा है कि सरकार का वक्त पूरा हो चुका है। 100% रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार ने जो योजनाएं दी हैं वो देश में किसी भी राज्य में जो है ये उपलब्ध नहीं करवाई गई। तो इतनी महंगाई के विरुद्ध आदमी की इतनी बड़ी मदद अगर कोई सरकार करती है, कोई राज्य सरकार करती है, तो निश्चित तौर पर क्यों नहीं उसका लाभ मिलेगा। जो महंगाई बढ़ी है और जो बेरोजगारी बढ़ी है वो केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से बढ़ी है, लेकिन राज्य सरकार जो है गरीबों के साथ, मध्यम वर्ग के साथ आई
और आकर के जो है उन्हें मदद करने के लिए इन योजनाओं को जो है चलाया। और पिछले 3-4 महीने से तो आप कैंप लगाकर राहत प्रदान कर रहे हो लोगों को, पेंशन बढ़ा रहे हैं और नाना प्रकार की योजनाएं हम लोगों को राहत देने के लिए ला रहे हैं। भगवान के लिए गरीब कच्ची बस्तियों में जा रहा हूं, 3-3, 4-4 महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं है, उपभोक्ता भंडारों के पास दवाइयां नहीं है, पीडब्ल्यूडी और कई सारे डिपार्टमेंटों में यूआईटी और इनमें ठेकेदारों के बिलों का भुगतान 6-6 महीने से रुकना शुरू हो गया है। सरकार की माली हालत किस प्रकार की हो गई? आपने व्यर्थ की योजनाओं पर सरकार के सारे खजाने को लुटा दिया। केवल सत्ता में आना आपका मकसद है, खजाना बर्बाद हो, खजाना लुटे, जनता बाहर में जाए। शांति धारीवाल हो या फिर प्रहलाद गुंजल, दोनों ही जी जान से जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दोनों की जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये सबके सामने है कि दोनों नेताओं को टिकट के लिए अपनी ही पार्टी में लंबा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन अब दोनों सियासी सूरमा जनता के बीच में हैं। ऐसे में किसकी नैया पार लगेगी और कौन मझधार में ही अटक जाएगा, इसका फैसला कोटा उत्तर की जनता करेगी। गुंजल और धारीवाल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, इसलिए एक दूसरे की कमी और खूबी बखूबी जानते हैं। गुंजल को पता है कि ये चुनाव उनके लिए करो या मरो का है, तो धारीवाल भी जानते हैं कि ये जीवन का आखिरी चुनाव है, इसलिए इस बार जीते तभी वो जनता के बीच में अपनी शोहरत और बुलंदियों को कायम रख पाएंगे। इसलिए जंग बड़ी है, देखना है कोटा उत्तर की जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बाबूलाल धायर, न्यूज 18 जयपुर। और कांग्रेस की गारंटी यात्रा का दूसरा फेज है। कल अजमेर में कांग्रेस की गारंटी यात्रा होगी। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा मौजूद रहेंगे। इसमें सुबह 10 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल अजमेर में कांग्रेस की गारंटी यात्रा का आगाज किया जाएगा, यानी कि दूसरे फेज का जो शुभारंभ है वो किया जाएगा। और इस दौरान प्रभारी रंधावा और सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। जानकारी यह है कि सुबह 10 बजे के आसपास यात्रा का श्री गणेश किया जाएगा। कांग्रेस की गारंटी यात्रा का ये दूसरा फेज है और इस दौरान 7 गारंटियां जो कांग्रेस की तरफ से दी गई हैं उनके बारे में लोगों को किस तरीके से बताया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर जयपुर के रामनिवास बाग इलाके में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जलदाय मंत्री महेश जोशी समेत कई नेताओं ने शिरकत की। सभी नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें याद भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेहरू जी को याद करते हुए कहा है कि वो एक अच्छे प्रशासक ही नहीं बल्कि एक अच्छे राजनेता भी थे। सीएम ने देश के विकास के लिए नेहरू जी के विजय को जरूरी बताया है। देखिए, पंडित जी आज़ादी के बाद से जिस प्रकार की उन्होंने दूरदृष्टि रखी, उसका परिणाम आज देश आत्मनिर्भर बना है। शुरुआत जो उन्होंने की थी, बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने, इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी वो प्रीमियर संस्थाएँ, IIT की तरह, IIM की तरह, ICAR की तरह, एम्स की तरह, उस ढंग का जो फैसले उस वक्त किए थे, वो शुरुआत ऐसी हुई कि देश 70 साल बाद में भी आज यहाँ पहुँचा, इस मुकाम पर पहुँचा। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या कुछ कह रहे हैं? संपूर्ण विश्व आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, तो अभी जो लेटेस्ट महंगाई की दर कल आई है वो 4.87% है। और ये बात इसलिए बहुत रिलेवेंट हो जाती है कि राज्यवार महंगाई की दर में जो टॉप 3 के राज्य थे उनमें राजस्थान शुमार होता है। जुलाई के महीने में 9.6% महंगाई की दर हुआ करती थी। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते थे कि अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उन्हें देखना चाहिए महंगाई की दर, इन्वेस्टमेंट और अभी जो दीपावली का सीजन गुजरा है उसमें कारों से लेके ऑटोमोबाइल से लेके सोने तक
20% से लेकर 24% तक अधिक खरीदारी हुई है। हम ये नहीं कह रहे, इसका मतलब विपरीत परिस्थितियों में मोदी जी के नेतृत्व में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति की तरफ जा रही है। मगर अफसोस की बात यह है, इनको ये कहते हैं कि इन विषयों से मतलब है, पर इन विषयों से मतलब नहीं है। उनको विकास, महंगाई, आर्थिक विकास दर से मतलब नहीं है। और यह बात मैं यहां जयपुर में इसलिए कहना चाहता हूं, कुछ साल पहले की बात है। आपको याद हो, जयपुर में कांग्रेस ने एक रैली की थी। विषय क्या था? महंगाई को लेकर। और राहुल गांधी जी ने 10 मिनट उसमें हिंदुत्व पर भाषण दिया था। यानी विषय कुछ भी हो, इनको हिंदुत्व के प्रति जो हिकारत और नफरत है वो उभर उभर कर सामने आ जाती है। और आज मैं इसलिए कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुत्व को नहीं समझता, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं आज के इस रिलेवेंट संदर्भ में, क्योंकि महंगाई की दर का भी आंकड़ा आया है। जब उनकी सरकारों का दौरे हुकूमत था, 80 का दशक याद करिए, 2/3 बहुमत की इंदिरा जी की सरकार, 3/4 बहुमत की राजीव गांधी जी की सरकार, भारत का मजाक उड़ाया जाता था कि इनकी 2% ग्रोथ रेट है। आप सबने शायद वो फ्रेज याद किए, सुना होगा, ये तो हिंदू ग्रोथ रेट है, ये 2% से ऊपर उठ नहीं सकते। और महंगाई की दर क्या होती थी? 12%, 15%, 16%, 26% तक रही है। आज महंगाई की दर नीचे, जब जब उनके हिसाब से हिंदुत्व की शक्तियां आती हैं, उनके हिसाब से, हम तो राष्ट्रवाद मानते हैं, हमेशा महंगाई की दर नीचे और विकास की दर ऊपर होती है। जब उनकी सरकार आती है, विकास की दर नीचे और महंगाई की दर ऊपर होती है। चूंकि इनको महंगाई में भी हिंदुत्व के प्रति नफरत देखनी है, वो इनकी भावनाओं से बहुत साफ दिखाई पड़ता है। और आज तो उसकी पराकाष्ठा ही हो गई। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि यह कांग्रेस और यह तथाकथित इंडिया अलायंस, जिसने बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस की थी, इरेडिकेशन ऑन सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, और आज राजस्थान में गाहे बगाए वो नफरत और हिकारत फिर झलक गई। आप सबने कांग्रेस का वो विज्ञापन देखा होगा, बल्कि मैं कहूंगा कि एक दृष्टि से तो उस विज्ञापन में कुछ बात सही नजर आ रही है। कानून व्यवस्था की जैसी ध्वस्त स्थिति वर्तमान अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार में हुई है, ऐसी राजस्थान में यह स्थिति कभी नहीं होती। मगर उसमें भी जो लोग गुंडे बदमाश दिखाए जा रहे हैं, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, उन्हें उनके गले में ये भगवा पटका ही क्यों है? बहुत साफ मैं उनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि हिंदुत्व, हिंदू धर्म के प्रति इरेडिकेशन की जो आपकी थ्योरी है वो विज्ञापन तक आ गई है, एडवर्टीजमेंट और चुनाव प्रचार तक आ गई है। और मैं ये नहीं मानता कि ये कोई गलती है, ये सोचे समझे तरीके से किया गया है। और जयपुर की धरती पर तो ये बात और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वो नगर है जहां तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जनवरी 2013 में ये कहा था कि आरएसएस वाले आतंकी कैंप चलाते हैं। होम मिनिस्टर ने कहा था। और जब सदन के पटल पे हमारी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि आप गृह मंत्री हैं, आप सदन के पटल पे वो तथ्य रखिए, तो गृह मंत्री ने अपना बयान विड्रॉ कर लिया था। ये दर्शाता है कि इनके मन में किस प्रकार का भाव था। और कांग्रेस की सरकार, जो वर्तमान सरकार आई है अशोक गहलोत जी की, इसके आने के बाद तो ये चीज पराकाष्ठा पे पहुंच गई है। इसी जयपुर में धमाके हुए थे, उसके बाद उनकी आरोपियों के ऊपर सजा करवाने के लिए जो एक प्रभावी कानूनी कार्रवाई होती थी वो नहीं की गई। किस ढंग से लचर पैरवी हुई ये सबको पता है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें, मगर उदयपुर में कन्हैयालाल साहू का सर तन से जुदा करने वालों के मामले के ऊपर क्यों सख्ती नहीं हुई पहले? वहां पे पुलिस लचर, और यहां पर भी एक गरीब व्यक्ति को जो व्यवसाय से दर्जी है, उसके द्वारा पहले कहने के बाद भी आप सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है वो चंद कट्टरपंथियों का वोट मुझे चाहिए। और इतना ही नहीं, लचर व्यवस्था तो ठीक है, यहां तो उदार व्यवस्था। कोटा में पीएफआई को रैली निकालने की परमिशन दी जाती है। तो मुझे लगता है
कि भगवा के प्रति जो घृणा और वैमनस्य है, जो इसी जयपुर की धरती पर उनके गृह मंत्री ने अपनी सरकार के समय में कहा था, वहां से लेकर महंगाई की रैली में राहुल गांधी जी के मुंह से जो निकल गया था बरबस, वहां से लेके इस चुनाव में कांग्रेस के विज्ञापन तक बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। और इतना ही नहीं है, आप जिन लोगों की बात करते हैं, पिछड़े समाज की बात करते हैं, तो जिन जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ है और इन कट्टरपंथी जिहादी ताकतों ने जिनके साथ जिनकी हत्याएं की, वो किस समुदाय से आते थे, उनके प्रति किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। चाहे वो भीलवाड़ा में आदर्श हो, चित्तौड़ के रतनलाल सोनी हो, झालावाड़ के कृष्णा वाल्मीकि हो, अलवर के हरीश जाटव और योगेश जाटव। यहां तक तो अलग है। जयपुर शहर की एक और घटना आपको याद होगी, हम लोगों को वहां पता लग गया भाई। तो बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को सुन रहे थे आप। सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। प्रदेश सरकार पर उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था में जो है वो सुधार से उनको कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस को विकास से कोई मतलब नहीं है और कांग्रेस का आर्थिक सुधार से भी कोई सरोकार नहीं है। और इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर सुधांशु त्रिवेदी जमकर बरसते हुए नजर आए। हिंदुत्व के प्रति नफरत देखना चाहती है कांग्रेस, ये बातें उन्होंने कही। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है। आरएलपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पार्टी को छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि गोपाल भील ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया गया है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। सीपी जोशी ने पार्टी की उन्हें सदस्यता भी दिला दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो चित्तौड़गढ़ से सामने निकल कर आ रही है। एक बार फिर से बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आया है। सीपी जोशी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है उन्हें। तो आरएलपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पार्टी को छोड़ दिया है। अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गोपाल भील ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है सीपी जोशी ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं सीपी जोशी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। तो गोवर्धन पूजा आज है। देश भर में गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिल रही है। महिलाओं ने गोबर से भगवान गोवर्धन को बनाया है। गोबर से गोवर्धन बनाकर विधिवत पूजा अर्चना की गई है। उदयपुर के सबसे बड़े गोवर्धन की पूजा हो रही है। उदयपुर के सबसे बड़े गोवर्धन की पूजा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में बने हैं 11 फीट के गोवर्धन। तो वहीं गौशाला में गायों को भी रिझाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा और प्रतापगढ़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोवर्धन पूजा की किस तरीके से धूम है वो देखने को मिल रही है। महिलाओं ने गोबर से गोवर्धन भगवान को बनाया है और इसी के साथ साथ गाय के गोबर से जो है वो गोवर्धन भगवान को बनाया गया है। बड़ी ही धूमधाम के साथ आज इस पर्व को मनाया जा रहा है। अपने परिजनों के साथ लोग इस खास पर्व को मना रहे हैं। कृष्ण की लीलाओं में से एक लीला ऐसी भी है कि उन्होंने ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली के ऊपर उठा लिया था और कहा, ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसी कथाएं हैं कि भगवान इंद्र का घमंड चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक वक्त के अंदर, कह सकते हैं कि द्वापर युग के अंदर, ये जो विशाल जो अभी भी ब्रज के अंदर जो गोवर्धन पर्वत है उसे कहते हैं कि एक अंगुली से उठा लिया था। लीला जो भगवान की हुई है उस लीला को हम लोग डिस्कस करें और उस लीला से हम लोग अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। तो इस लीला से भगवान का एक नाम पड़ा गिरिधारी, क्योंकि उन्होंने गिरि गोवर्धन को अपनी अंगुली पे उठाया था। तो जब भी कोई भक्त होता है, इंद्र भगवान का दुश्मन नहीं था और डीमन नहीं था, वो भक्ति था, लेकिन किसी कारणवश उसको अहंकार हो गया। तो भगवान जब किसी भक्त को अहंकार हो जाता है तो उसके अहंकार को तोड़ना चाहते हैं। तो उनके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली पे इस पर्वत को धारण किया, ताकि इंद्र को एहसास हो जाए कि उनकी शक्ति कितनी है भगवान के सामने। देखिए, गोवर्धन जो पर्व है इसकी तैयारियां काफी पहले पिछले एक हफ्ते से लगातार चली रही है।
जैसे पर्वत बनाने में सभी मंदिर के भक्तों ने बहुत सहयोग प्रदान किया, तो अभी बन रहा है तैयार। और अंदर मंदिर में जाके देखेंगे आप तो डेकोरेशन चल रहा है, भगवान का बहुत विशेष श्रृंगार किया गया है। आज अलग अलग फूलों से, मालाओं से सजाया गया है भगवान को, तो जिससे क्या कि लाखों लोग, अधिक से अधिक लोग यहाँ मंदिर आके भगवान दर्शन कर सके। और उधर जयपुर में गोविंद देव जी में अन्नकूट की झांकी को सजाया गया। श्री गोविंद को अन्नकूट का भोग लगाया गया। महाप्रसादी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अन्नकूट का प्रसाद भी लोगों ने ग्रहण किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गोविंद देव मंदिर में जो है वो आज महापर्व जो है गोवर्धन पूजा का, उसका आयोजन किया गया था। और इस दौरान लोगों ने अन्नकूट की झांकी भी निकाली, जिसका लोगों ने दीदार किया है, और महाप्रसादी भी लोगों ने ग्रहण किया। और उदयपुर में आज गोवर्धन पूजा के साथ ही महिलाओं ने दिन की शुरुआत की। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का पर्व महिलाओं के लिए खास माना जाता है, और ऐसे में आज शहर की महिलाओं ने गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की। सुबह से ही घरों में गायों को सजाने का काम शुरू हो चुका था, और बाद में हर घर के बाहर गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की गई। गोवर्धन पूजा पर लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। आज गोवर्धन पूजा का उल्लास देखने को मिला, और उदयपुर के सबसे बड़े गोवर्धन जी कृषि विज्ञान केंद्र में बनाया गया। आप देखिए कि यहाँ पर 11 फीट से बड़े गोवर्धन बनाए गए थे, जिसका कुछ देर पहले पूजन किया गया, और फिर पुरानी परंपराओं के अनुसार इस गोवर्धन के ऊपर से बड़ी तादाद में जो गोवंश थे गौशाला के अंदर, वो इसके ऊपर से गुजरे। पहले गायों को रिझाया गया, और उसके बाद में गोवर्धन के ऊपर से सभी गायें जो हैं वो गुजरी। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की परंपरा है। देखिए, ये परंपरा जो है कृषि विज्ञान केंद्र विद्या भवन की एक लंबे समय से चली आ रही है, और गोवर्धन का प्रतीक के रूप में ऊपर का पहाड़ बनता है, फिर गोवंश को उस पर गुजारा जाता है। मुझे लगता है कि इस पूरे समारोह में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पूरा वैज्ञानिक समुदाय इसमें शामिल होता है, और एक संदेश ये भी है कि जो क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस है, उस जमाने में भी जब इंद्र ने जल प्लावन किया था तो पूरी जनता को किसने बचाया था? वो पहाड़ ने बचाया था। आप इसका आयोजन करते हैं, नई पीढ़ी को कैसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? इसमें जो ये अपना जो लोग हमारे यहाँ एक्चुअली जो लोग हैं वो गुजर समुदाय के हैं, और गुजर समुदाय शुरू से ये गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम जो है उनके घरों में भी, ये तो कृषि विज्ञान केंद्र में वो कार्य करते हैं, लेकिन घरों में भी इसी तरह से गुजर परिवार जो है जो कि गायें रखते हैं, खासतौर से गायें और भैंसे रखते हैं, वो इसी तरह से इस परंपरा को निभाते रहे। सर, एक बार फिर आप तस्वीरें देखिए, ये वही गोवर्धन जी थे जो कि सबसे बड़े गोवर्धन थे, लेकिन पुरानी परंपरा के अनुसार कुछ देर पहले गौशाला में जो गाय मौजूद थी इसके ऊपर से गुजरी, और अब यहाँ पर ये जो पूजन का जो कार्यक्रम था वो पूरी तरह से संपर्क हुआ, और आज सभी जगह उदयपुर में गोवर्धन पूजा का जो उल्लास है, जो उत्साह है, वो देखने को मिल रहा है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की हवेली में बीती रात अन्नकूट महोत्सव करीब 350 साल पुरानी परंपरा को धूमधाम से मनाया गया। अन्नकूट के अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी, विठलनाथ जी और लालन को 56 भोग लगाया गया, जिसे श्री जी सन्मुख से आदिवासी समुदाय के लोग लूट कर ले गए। आपको बताते चले कि अन्नकूट महोत्सव के दिन नाथद्वारा नगर के आसपास के ग्रामीण अंचलों से आदिवासी श्रीनाथ जी मंदिर आते हैं, और श्रीनाथ जी के सन्मुख रखे 56 भोग प्रसाद को लूट कर लेकर चले जाते हैं। अन्नकूट के अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी, विठलनाथ जी और लालन को 56 भोग लगाया गया। तो 5 दिवसीय दीपोत्सव के तहत आज चित्तौड़गढ़ जिले में गोवर्धन पूजा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों सहित आमजन में खासा उत्साह है। साथ ही महिलाओं ने घरों के बाहर गोबर से गोवर्धन की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा अर्चना की। अब देखा गया है कि जिले के आकोला कस्बे में गोवर्धन पूजा पर्व पर गायों को भड़काने की अनूठी परंपरा भी रही है, और इसके आधार पर आने वाले साल के जमाने का अनुमान लगाया जा सकता है। आयोजित खेखरा पर्व पर सफेद गाय सबसे पहले भड़की, जिससे लोगों का मानना है कि आने वाले साल अच्छा रहेगा। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध गोवर्धन नाथ मंदिर में गोवर्धन पूजा के बाद 56 भोग लगाया गया है, और इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए। साथ ही यहां पर आकर्षक सजावट भी की गई थी। मंदिर में आकर्षक सजावट के साथ भगवान का श्रृंगार भी किया गया, जो मनमोहक लग रहा था। सजाई गई 56 भोग की झांकी को निहारने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे।
जोधपुर के प्राचीन कुंज बिहारी मंदिर में आज ठाकुर जी महाराज को 56 भोग लगाकर अन्नकूट की झांकी सजाई गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी उंगली पर उठाए रखा था और इस दौरान भगवान श्री कृष्ण निराहार रहे थे। अन्नकूट के दौरान मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर है। इस मंदिर में आज अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा है। ठाकुर जी को सभी प्रकार के व्यंजनों का और मिष्ठान का भोग लगाया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कथाओं के अनुसार कि 7 दिन तक श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को अपनी तर्जनी उंगली पर धारण किया और 7 दिन तक वे कुछ न खाए पिए। और जैसा कि बाल्यावस्था में होता है कि उनको अष्टप्रहर अलग अलग प्रकार की सामग्रियों से रिझाया जाता है। इसलिए 7 दिन बाद में आज यानी कि रामाश्यामा वाले दिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है और ठाकुर जी को 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाया जाता है। दीपावली के बाद जयपुर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गली, नुक्कड़ और चौराहों पर गंदगी